दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 18 साल थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा का अपना गाड़ियों का शोरूम था। मेरी मम्मी सोशल वर्कर थी। घर में परवरिश करने के लिए सिर्फ मेरी एक बुआ थी। मेरी मम्मी बुआ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, मगर लेकिन बुआ मम्मी को हर समय बुरा भला कहती रहती थी। पापा जब घर में आते तो उनके आते ही बुआ मम्मी की शिकायतें लगा देती थी। तभी पापा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, तो कभी कभी मम्मी की शामत भी आ जाती। मम्मी जब इस बात का शिकवा पापा से करती तो पापा मम्मी को यह कहकर टाल देते कि एक दिन वह इस घर से शादी करके चली जाएगी, बस कुछ समय के लिए सब्र कर लो। मेरी बुआ, जिनकी उम्र 42 साल हो गई थी, मगर एक बार तलाक होने के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। पापा चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन बुआ की शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। मेरी मम्मी और पापा को एक साथ देखकर उन्हें जलन होती थी। बुआ को हमेशा पापा से शिकवा होता कि हर समय तुम अपनी पत्नी को समय देते हो या फिर अपने काम को। पापा ने मेरी जिम्मेदारी बुआ को सौंप रखी थी ताकि बुआ का ध्यान बटा रहे। बुआ ने इस बात को भी अपनी आन का मसला बना लिया था। वह सब रिश्तेदारों को कहती कि मेरी भाभी तो इस काबिल ही नहीं है कि औलाद की जिम्मेदारी को संभाल सके। तभी तो मेरे भाई ने मेरी भतीजी की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है। मेरी भाभी को तो बच्चे पालना ही नहीं आते। बुआ ने मेरी परवरिश ऐसे की कि मेरी ही माँ के खिलाफ मुझे भड़का दिया। वह हमेशा कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती, जबकि बाकी दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया वालों की मदद करती रहती है। मैं अपनी माँ से जब इस बात का शिकवा करती तो वो कह देती, यह तुम्हारी बुआ सब झूठ बोलती है। मेरे खिलाफ भड़काने की यह उनकी साजिश है। भला अपनी औलाद से बढ़कर भी कोई प्यारा होता है क्या? मैं तो उन दोनों की बातों से दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मैं हर समय सोचती रहती कि कौन सच्चा कौन झूठा, मगर मैं दोनों को समझ नहीं पा रही थी। मम्मी और बुआ के झगड़ों ने घर में अजीब सी घुटन मौजूद कर दी थी। मुझे कभी मम्मी से तो कभी बुआ से शिकवा रहता, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों ने मेरी ज़िंदगी बेरंग बना दी थी। मुझे दो कश्तियों का मुसाफिर बना दिया था। एक रोज़ दोपहर का समय था, जब मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी बुआ मेरे पास आई और बोली कि तुम्हारी माँ तो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करती है। मैं बुआ की बात पर आ गई, क्योंकि इस समय इस बात का जिक्र करना कोई तुक नहीं बनता था। मैंने हैरानी से बुआ की तरफ देखा। बुआ कहने लगी कि तुम्हारी माँ को दुनियादारी की पड़ी है, मगर उसे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मगर तुम्हारी माँ को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास बैठकर कुछ तैयारी ही करवा दे। वह तुम्हें और इस घर को कभी समय दे ही नहीं सकती, क्योंकि सोशल वर्कर के नाम पर वो बाहर जाकर अय्याशियाँ करती है। मुझे बुआ की बात पर हैरानगी हुई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो मम्मी के रंग ढंग पहचान नहीं पाती। मम्मी क्या करती है यह बात मैं अच्छी तरह जानती थी, मगर मम्मी के लिए नफ़रत में वो क्या कह रही है उन्हें इस बात की अंदाज़ा भी नहीं थी। मैंने बुआ को अफसोस नज़रों से देखा और मैं अपने काम में फिर से लग गई। मगर उस दिन मैं इतना तो जान गई थी कि बुआ जानबूझकर मुझे मेरी माँ के खिलाफ भटकाती है। मगर मैं अपनी बात साबित करने के लिए एक बार अपनी माँ से भी बात करना चाहती थी। शाम के समय जब सब खाने पर मौजूद थे, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या आप मेरी खातिर अपना सोशल वर्कर छोड़कर मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती हैं? पहले तो मेरी माँ मेरी बात पर चौंक गई। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने उनसे उनकी जीने की वजह ही छीन ली हो। मगर मुझे देखना था, इस बात को साबित करना था कि मेरी बुआ जो कह रही है वह गलत है। मैंने मम्मी से दोबारा सवाल किया, क्या आप मेरी खातिर अपना सोशल वर्कर छोड़ नहीं सकते हो? तो मेरी मम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ। और फिर मेरी माँ ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मगर मैं जब भी स्कूल से आती तो दरवाजे के बाहर बहुत से औरतों की भीड़ लगी होती। मुझे काफ़ी हैरत होती। एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी कि दरवाजे के आगे आज भी औरतों की बहुत भीड़ थी। सब सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मुझे उन सब औरतों से डर महसूस हो रहा था। मैं डर के मारे जल्दी से घर के अंदर जाने लगी कि अचानक दो औरतों की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जो आपस में बातें कर रही थी कि जब से शकीरा मैडम ने हमारे सर से हाथ उठाया है, हम तो सड़क पर ही आ गए हैं। ना जाने उन्होंने हमारी मदद करना क्यों छोड़ दी। शायद उनमें भी घमंड और गुरूर आ गया है। जबकि दूसरी औरत कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, वह इतने सालों से हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही है।
विधवा होने की वजह से हमारे ससुराल वालों ने हमें अपने पास नहीं रखा। तब शकीरा मैडम ने ही हमारी मदद की थी। उस दिन मुझे समझ आया कि घर पर तो सिर्फ मैं अकेली हूँ जिनका ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर मौजूद हैं, मगर यह विधवा बेसहारा मम्मी से कितनी उम्मीदें और आस लगाए बैठे हैं। उस दिन से मुझे अपनी बुआ से सख्त नफरत महसूस होने लगी थी, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे दिमाग में मेरी माँ के खिलाफ जहर ही भरा था। कभी उनके लिए मेरे दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं डाली थी। मेरा दिमाग बुआ की बातों से इतना भर चुका था कि मुझे मेरी माँ के अच्छे काम भी नज़र नहीं आ रहे थे। घर में दाखिल होते ही मैं अपनी माँ के साथ लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि मैंने उनको इतने अच्छे काम करने से रोका। और फिर मेरी ज़िद जिसने मेरी माँ को मजबूर कर दिया था वो अपने सब काम छोड़ दे। आज मैंने एक और जिद की। मैंने मम्मी से कहा कि आप आज से ही वापस अपने काम शुरू कर दें। मैं अपनी ज़िद में भूल गई थी कि मेरे अलावा दुनिया को भी आपकी ज़रूरत है। मैंने एक नज़र अपनी बुआ की तरफ देखा जो गुस्से से और हैरत से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बुआ से मुझे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं जान गई थी कि मेरी माँ बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं है। उसके बाद से बुआ मेरी भी दुश्मन बन गई थी। पहले बुआ ने पापा से कहकर मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया। बुआ ने पापा से कहा कि मैं कॉलेज में लड़कों से गप्पे मारती रहती हूँ और लड़कों के साथ पार्क घूमने जाती हूँ। उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा है। बुआ झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। पापा ने भी बुआ की बातों पर विश्वास कर लिया और फिर न जाने कहाँ से एक बड़ी उम्र का लड़का ढूंढकर मेरी शादी उससे तय कर दी, जबकि मैं अभी और पढ़ना चाहती थी। मगर मेरी बुआ का यही कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए लड़की के लिए उतना ही अच्छा होता है। बुआ खुद तो अपना घर बसा न सकी, मगर दूसरों को नसीहत देना वो अपना फ़र्ज समझती थी। मेरे दिल में बुआ के लिए नफ़रत और भी बढ़ गई थी। मेरी मम्मी कहती कि सब नंद एक जैसी ही होती है। मम्मी की बातों से मेरे दिल में भी ननद शब्द के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। संजय जी की उम्र 35 साल था, लेकिन संजय जी देखने में हट्टे कट्टे और हैंडसम भी थे। मुझे इस बात का सुकून था कि मेरे पति की उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन कम से कम देखने में तो अच्छा है। और फिर संजय जी मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था। मेरे पति की एक ही बहन थी जिसकी उम्र अभी 14 साल थी। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई तो मेरी ननद मुझसे मिलने तक नहीं आई, जबकि मेरे पति का कोई और बहन भाई नहीं था। ससुराल में सिर्फ मेरी सास, मेरे पति और एक ननद नीता ही थी। मेरा पति बहुत ही शांत स्वभाव से रहने वाला आदमी था। घर का माहौल भी बहुत अजीब था। उस पर मेरी ननद की अकड़ ने मुझे बेजार कर दिया था। हर वक्त वो अपने कमरे में घुसी रहती, कमरे से तभी निकलती जब उसके खाने का समय होता था। मुझे उसका रवैया बहुत अजीब लगता। बाकी घरवाले भी उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि नीता अकेली कमरे में क्यों बंद रहती है, तो सास कहने लगी कि उसे तन्हाई पसंद है, सबके साथ बैठने पर उसको घबराहट महसूस होती है। मगर मैं जानती थी कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि मेरी सास कह कुछ और रही थी और उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो मेरे साथ नज़रें मिलाकर भी बात नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी सास से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं खुद नीता पर नज़र रखने लगी। एक दिन आधी रात का समय था जब किसी के रोने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आवाज़ बहुत ऊंची थी। मेरी आंखें जैसी ही खुली, अपने कमरे में इधर उधर देखा तो वहाँ सब ठीक था। मेरे पति भी सो रहे थे। मगर अगली सुबह मेरे हैरत की हद न रही जब मेरी सास ने मेरे पति को बताया कि नीता कुछ महीनों के लिए अपनी नानी के घर रहना चाहती है। कुछ समय बाद हम उसे वापस ले आएंगे। मुझे सास की बात हैरत में डाल गई थी, मगर मैं खामोश रही। लेकिन यह कुछ महीने मैंने बहुत ही बेचैनी से गुजारे थे। कुछ महीने बाद वह हुआ जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने नीता के हाथ में एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ देखा। मेरी ननद तो अभी सिर्फ 14 साल की थी और उसने एक बच्चा को जन्म दे दिया था, मगर मेरी सास के अलावा इस बच्चे को और मेरी ननद को कोई देख भी नहीं रहा था। सब उन दोनों से नफरत कर रहे थे। सब मेरी नंद को भला बुरा कह रहे थे। घर में क्या हो रहा था मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से यह बच्चा कहाँ से आ गया और सब उसको ननद का ही बच्चा कह रहे थे। मगर एक बात जो हैरत की थी, मैंने अभी तक उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा था। वह किसी को अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखने दे रही थी। मेरी ननद नीता पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। मोहल्ले वाले मेरी सास की परवरिश पर उंगली उठाने लगे थे, मगर मेरी ननद सबको यही कहती थी कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी।
मुझे भी नीता पर भरोसा नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसे वह बोल रही है, क्योंकि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसकी गोद में बच्चा कैसे आ गया? एक दिन मेरा पति घर आया तो उसने आते ही नीता को मारना शुरू कर दिया। मेरी सास नीता को बचाती रही, मगर मेरे पति ने मेरी ननद को खूब मारा पीटा। मेरी सास यह सब सहन नहीं कर पाई और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने लगी कि मेरी बेटी नीता को बचा लो, उसको तुम ही बचा सकती हो। मगर मैंने भी अपनी सास से कह दिया कि जो काम नीता ने किया है उसके बाद तो उसको मर ही जाना चाहिए, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत गलत कर रही हो, जाने बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा पाप होता है। मगर मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे पति ने मेरी ननद परिजनों के पहाड़ तोड़ दिए। मेरी सास को नीता का गम ले बैठा और मेरी सास हार्ट अटैक आने से मर गई। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार जब आना शुरू हुए तो मैंने ऊंचा ऊंचा रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी सास की मौत मेरी ननद की बदनामी की वजह से हुई है। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार मेरी ननद नीता को भला बुरा कहने लगे। मैंने अपने पति को भी बहकाया कि मोहल्ले वाले तुम्हें बातें बता रहे हैं कि तुम एक बदकिरदार बहन के भाई हो। लोहा गर्म हो तो उसको तोड़ने में आसानी होती है। मोहल्ले वालों ने जब नीता को बातें सुनाना शुरू किया तो मेरी ननद अपने बच्चे को छुपाए कमरे में चली गई। सास की अर्थी उठी तो मेहमान भी धीरे धीरे अपने घरों को चले गए। अंतिम संस्कार के बाद मेरा पति घर आया तो बहुत गुस्से में था। बाहर लोगों ने नीता का नाम ले लेकर उसका जीना हराम कर रखा था। मैंने भी लोहा गर्म देखा और संजय जी को खूब भड़काया कि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है, उसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसको इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। तुम्हें नीता को उसके किए की सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। अब तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं नीता को इस घर में नहीं रहने दूंगी। पति के कमरे में जाते ही मैं भी चुपके से नीता के कमरे में चली गई, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। मुझे नीता पर बहुत गुस्सा आया। मैंने आओ देखा न था और उसको बाल पकड़कर खींच कर उठा दिया। मैंने नीता से कहा कि अपने आंसू किसी और के सामने बहाओ। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, अब मुंह छुपाए घर के अंदर क्यों बैठी हो? हिम्मत है तो घर के बाहर जाकर सब लोगों का सामना करो। तुमने अपने भाई को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लोगों के सामने सर झुकाकर चलता है। लोग उस पर उंगली उठाते हैं कि चरित्रहीन बहन को कैसे घर पर रखा हुआ है। मैंने नीता को खूब बुरा भला कहते हुए घर से निकाल दिया। नीता रोती रही पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ का बदला पूरा कर लिया हो। मगर मैं भूल गई थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, हर किसी का अपना नेचर अलग होता है। वहाँ मेरी बुआ थी और यहाँ मेरी ननद नीता है। मेरी माँ का बदला मेरी बुआ के साथ है, मगर वह बदला अपनी ननद से क्यों ले रही थी? पहले मुझे खुद डर महसूस हुआ कि शायद मेरा पति मुझ पर गुस्सा करेगा कि तुमने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा कि नीता कहाँ है तो मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया है। जब तक मैं इस घर में रहती तब तक बदनामी का कारण बनती रहती, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मुझे लगा मेरा पति मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर बरस पड़ेगा, मगर पति का रवैया मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट था। जब मेरे पति ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसी लड़कियों को तो जिंदा जला देना चाहिए, मगर अगली रात मुझे घर में कुछ अजीब ही हलचल महसूस होने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती, पर रात होते ही नीता के कमरे से नीता की सिसकियों की आवाज़ें आती है। मुझे लगता है कि शायद यह मेरा वहम है, क्योंकि नीता तो कमरे में है ही नहीं। मैंने तो उसे घर से निकाल दिया है, मगर फिर भी मुझे यहाँ आवाज़ें सुनाई दिया करती थी और मैं इसे अपना वहम समझती और भूल जाती। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि वह कमरा खाली था। इस बार जब नीता की सिसकियों की आवाज़ आई तो मैंने नीता के कमरे की तलाशी ली, मगर वह कमरा तो बिल्कुल खाली था। वहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं था। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। मैं सारा दिन तो कामकाज में लगी रहती, मगर पति के आते ही जल्दी से अपने कमरे में चली जाती। मैं बाहर रात के समय बहुत कम निकलती। मेरी हरकत मेरा पति भी देख रहा था, मगर वो कुछ बोलता नहीं था। एक दिन नीता के कमरे से दोबारा से रोने की आवाज़ें आने लगी तो मैं डर के मारे एकदम अपने कमरे में आ गई। मेरे चेहरे की हवाइयाँ देखकर संजय जी एकदम चौंक गए और कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे डरी सहमी क्यों हो? तो मैंने संजय जी को सब हकीकत बता दी। संजय जी मेरी बात सुनते ही चौंक गए और कहने लगे, यह तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। नीता का कमरा तो उसके जाते ही बंद हो गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से कमरे में जाकर चेक किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति के चेहरे से भी परेशानी झलक रही थी, जैसे कि उसे मेरी बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। मगर फिर भी मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया
और मुझे समझाकर खुद सो गया। लेकिन मैं उस रात सो नहीं पाई। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने कानों में रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सारी रात बेचैनी से कटने के बाद अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं नीता के कमरे की तमाम चीज़ें बाहर फेंक दूंगी ताकि कमरा पूरी तरह खाली हो जाए। मैंने अपनी एक पड़ोसन को अपने घर बुला लिया जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी, और उसके साथ मिलकर सारा सामान पड़ोसी के घर भेज दिया और मुझे लगा कि मैं सुकून से रह सकूंगी। मगर यह भी मेरी गलतफहमी थी। उसी रात मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, तो पूरे घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मगर अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि नीता के कमरे से कोई आवाज़ आएगी। मैं अपने लिए खाना बनाकर जैसे ही कमरे में जाने लगी तो नीता के कमरे की लाइट सुबह से बंद थी, वो एकदम से जलने और बुझने लगी। यह दृश्य देखकर तो मैं एकदम से डर गई। मैं जैसे ही नीता के कमरे के पास गई, लाइट एकदम बंद हो गई। मैंने डरते डरते जैसे ही नीता के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने नीता का बेटा और ख़ुद नीता मौजूद थे, जो बहुत ही बुरी हालात में थे। फटे पुराने कपड़ों में नीता बसों की बीमार लग रही थी, मगर वह बड़बड़ा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, तुमने मुझ पर जुल्म किया है, तुमने अपने पति से भी कहकर मुझ पर जुल्म करवाया है और मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं भागते हुए वहाँ से घर के बाहर की तरफ भागी तो दरवाजे पर ही संजय से टकरा गई। संजय ने मेरी ख़राब हालत देखी तो मुझे कंधों से पकड़कर पूछने लगा, क्या बात है रश्मि, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मैंने कहा, नीता के कमरे में नीता और उसका बेटा मौजूद है, वह बहुत ही बुरी हालात में है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है, और आखिर तुम इतना सोच क्यों रही हो? खुद को रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय के आने से मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। मैंने सोचा ज़रूर यह मेरा वहम ही होगा, क्योंकि मैं हर समय नीता के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने अपने पति के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा कि ना जाने वह दोनों किस हालात में होंगे, हमें उन्हें इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। मेरा पति कहने लगा, जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को तुम्हारे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा पति मुझे तसल्ली देते हुए कमरे में चला आया, मगर अब मुझे दिन रात बेचैनी रहती। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि नीता तो बहुत छोटी थी, फिर उससे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मेरे पति ने कहा कि यह एक राज है, और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यह राज कभी नहीं खोलूँगा। मेरे पति ने मुझे सच्चाई बताने से इनकार कर दिया, तो मुझे अब थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नीता के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मैंने अपने घर में अपनी मम्मी और बुआ के बीच देखा था, यहाँ भी ननद और भाभी का वही रिश्ता समझकर उसकी बुनियाद पर मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी, और मैंने अपनी ननद पर जुल्म करना शुरू कर दिए। उसे घर से बाहर निकाल दिया। ना जाने वह पहले से कितनी तकलीफ़ में थी। मैंने उसे घर से बाहर निकाल कर उस पर और भी दुखों के पहाड़ तोड़ दिए थे। अब मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे हर समय हर जगह सिर्फ नीता ही नज़र आती थी, और उसका मैं अपने पति से जब इस बारे में बात करती तो मेरा पति मुझसे कहता कि तुम पागल हो गई हो, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। अब मेरी हालात इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगती थी। और फिर एक दिन मेरा पति मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया और मेरा इलाज चलने लगा। मैं मशीनों में कड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी जब संजय मेरे पास आया। कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? बेबसी इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। सच कह रहा हूँ ना? मैं अपने पति की बात पर हैरान रह गई। मैंने चौंक कर अपनी नज़रों से अपने पति की तरफ देखा। फिर उसके इस सवाल करने का क्या मकसद है? एकदम ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि काश मुझे अपनी बहन की हकीकत पहले मालूम होती, तो कभी तुम जैसी झूठी और चालाक औरत के हाथों रुस्वा न होता। मैं अपने पति के बात करने के अंदाज पर हैरान रह गई। मेरे पति ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। उसने तो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत से बात की थी। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ है आपको? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो वह कहने लगा, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरे पति ने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम किस मकसद के लिए हमारे घर आई थी, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। जब से तुम आई तब से हमारी खुशियों को नज़र लग गई थी। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक औरत ही घर को संवार सकती है और एक औरत ही घर को बर्बाद भी कर सकती है। तुमने मेरी बहन के खिलाफ मेरे अंदर गलतफहमी को और ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं अपनी बहन पर जुल्म करूं, और मैंने ऐसा ही किया। मगर उससे पहले मेरी माँ मुझसे सच्चाई ना बताती तो आज भी मैं तुम्हारी बातों के बहकावे में आ जाता। वो तो भगवान की कृपा है कि समय रहते मुझे हकीकत पता चल गई। मेरा पूरा शरीर अपने पति की बातों पर कांप रहा था।
मेरा दिल घबराने लगा। मैंने जब अपने पति से पूछा क्या नीता गुनहगार नहीं है, तो संजय ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरी बहन तो बिल्कुल पाक साफ थी, उसके साथ तो जुल्म हुआ था, मगर हमारी बदनसीबी ना हो जाए इसलिए अकेले ही सब कुछ सहन करती रही। मैं आंखें फाड़े अपने पति की तरफ देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, मगर नीता की हकीकत जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरे पति ने बताया कि नीता बहुत ही होशियार लड़की थी। पढ़ाई में वह हमेशा फर्स्ट आती थी, जबकि वहाँ के सबसे बड़े प्रोफेसर का बेटा हर साल फेल हो जाता। प्रोफेसर जिसको एक पिता के समान समझा जाता है, जिसका स्थान सगे बाप से भी ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन कभी कभी वही अपना महत्व भूल जाता है और इन इंसानियत से गिर जाता है। नीता बहुत ही मासूम थी, मगर उसके प्रोफेसर ने बार बार उसको फेल करना चाहा, मगर जब नीता ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तो उसके प्रोफेसर ने उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी। प्रोफेसर ने नीता की इज्जत को रौंद डाला, मगर नीता ने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ न बताया। मगर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने माँ को सब कुछ सच बता दिया। यह बच्चा गिरवाना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि बच्चा गिराने में रिस्क है, ऐसा करने से नीता की जान भी जा सकती है, क्योंकि नीता की उम्र उस समय बहुत कम थी। मेरी माँ ने नीता के स्कूल के प्रोफेसर से संपर्क करना चाहा, उससे संपर्क ना हो सका। वह अपनी फैमिली के साथ इस देश को ही छोड़कर चला गया था। मेरी बहन के ऊपर उस समय क़यामत बीत रही थी। छोटी सी जान खुद के अंदर एक जान को पाल रही थी। उस पर तुम्हारा मुझे बात बात पर भड़काना और मेरे दिमाग में मेरी ही बहन के खिलाफ बुराई भरना तुमने शुरू कर दी। मगर माँ के मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला तो मैं उसे वापस ले आया और उसको कमरे में बने तहखाना में छोड़ दिया। मैं रोज़ वहाँ उससे मिलने जाता और तभी मैं और नीता ने मिलकर तय किया कि तुम्हें इतना डराया जाए कि तुम्हें खुद ही अपनी ज़िंदगी नर्क लगने लगे। और उन दोनों का कहा सच हो गया था। मैं दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं अपने पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपने पति से बतलाती रही, मगर उस पर कोई फ़र्क न पड़ा। मैं अपने माँ के घर आ गई तो वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते। कोई कहता कि तलाक लेकर आ गई है, तो कोई मेरे चरित्र पर ही उंगली उठाता। मेरी माँ मुझे सबकी बातों से बचा बचा कर रखती, मगर लोगों की जबान पकड़े नहीं जा सकती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि किसी के किरदार पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, मगर इंसान पर जब कीचड़ उछलता है तब उस कीचड़ की छींटें अपने ऊपर भी ज़रूर पड़ती है। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि यह सब कुछ मेरा अपना ही किया धरा था। मैंने जो बोया था वही काट रही थी। मेरी बुआ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी माँ की मुश्किलें बढ़ाई थी, आज वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। वह हिल भी नहीं सकती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उनके शरीर पर छाले बन गए थे। अपनी उस हालात में जब मैं बुआ के पास गई तो वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मगर अपने कांपते हाथों के साथ हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उन्हें बोलने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी, मगर उन्होंने मुझे टूटे फूटे शब्दों में इस बात को माना था कि मैंने तुम्हारी परवरिश जानबूझकर ऐसी की जिससे कि तुम्हारे दिल में सिर्फ लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाए। और यह सब कुछ मैंने अपनी जलन में किया था, क्योंकि सभी तुम्हारी माँ को बहुत मोहब्बत करते थे, सब उनका बहुत सम्मान करते थे। नाराज़ तो मैं बुआ से बहुत थी, जिन्होंने मेरी पूरी शख्सियत ही बिगाड़ कर रख दी थी, मगर वह जिस हालात में थी उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। तभी मैंने बुआ को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। मगर अगले दिन मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी जब मैं बुआ के कमरे में गई और बुआ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने जैसे ही बुआ को हिलाया, बुआ का शरीर बेजान हो चुका था और पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरी बुआ इस दुनिया में नहीं रही थी। वो जैसी भी थी, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा था। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मगर उसके साथ गुजारा समय मैं भूल नहीं सकती थी। हमारे घर में शोर मच गया था। बुआ के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। मैंने अपनी माँ से हाथ जोड़कर कहा कि आप भी सच्चे दिल से बुआ को माफ़ कर दें, और तभी मैं एकदम से चकरा कर गिर गई और जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने हैरानगी से इधर उधर देखा तो पास ही मेरी ननद और मेरा पति संजय खड़ा था। मैंने हैरत से दोनों की तरफ देखा तो नीता मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मुबारक हो भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ और आप मम्मी और भाई पापा। यह सुनकर मेरी तो आंखें भीग गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भगवान का धन्यवाद करने लगी। मैंने नीता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने पति से भी माफ़ी मांगी तो मेरे पति ने भी मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया और मुझसे कहने लगा,
कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तो उन दोनों बहन भाई के बड़े दिल पर हैरान थी। कुछ समय के बाद भगवान ने मुझे प्यारी सी बेटी दी थी, जिसको मैंने अपनी ननद की गोद में डाल दिया और कहा कि आज से यह तुम्हारी बेटी है। इसकी पढ़ाई परवरिश सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी ननद तो बहुत खुश हुई और फिर अपने बेटे के साथ साथ मेरी बेटी की भी परवरिश करने लगी, और उसकी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसने मेरी बेटी की परवरिश अपनी बेटियों की तरह की थी। मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझती थी, क्योंकि मेरी परवरिश जिन हाथों में हुई थी उन हाथों का असर अब भी मुझ में बाकी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी बुराई का असर मेरी बेटी पर पड़े। तभी मैंने अपनी बेटी को अपनी ननद के हवाले कर दिया था। आज मेरी बेटी 15 साल की हो चुकी है और नीता का बेटा 16 साल का। नीता की उम्र 30 साल हो चुकी है। अब तक नीता जिद पर रही कि उससे शादी नहीं करनी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे शादी के लिए राजी कर ही लिया और एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी कर दी और उसे घर पर ही घर जमाई बनाकर रख लिया। नीता के पति को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। नीता के पति की उम्र 40 साल थी। वह बहुत गरीब था और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वह खुशी से नीता को स्वीकार कर लिया और नीता को बहुत खुश रखता है, उसका बहुत ध्यान रखता है। मैं भी नीता को खुश देखकर अंदर से बहुत सुकून महसूस करती हूँ। दोस्तों, क्या मुझे नीता की शादी करवानी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।